गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। मोशन होता क्या है ये तो हमको पता ही है ना। मोशन की हमने कैटेगरीज देख ली, मोशन के हमने टाइप्स समझ लिए। बेसिकली जब भी कोई पोजीशन चेंज करता है अपनी ऑब्जेक्ट या लोकेशन चेंज करता है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन कर रहा है। ठीक है यार, सिंपल है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये एक वियर्ड सा स्ट्रक्चर है, मैंने पता नहीं क्यों बनाया ऐसा, पर तुम इसको यहाँ देखो। अब मुझे बताओ क्या मूव कर रहा है। क्या ये वियर्ड सा स्ट्रक्चर जो है ये मूव कर रहा है या ये क्यूब मूव कर रहा है? ठीक है, सबको लग रहा होगा क्यूब मूव कर रहा है, ऑब्वियसली मुझे भी लग रहा है। इनफैक्ट मैं चाहता ही यही हूँ कि आप बोलो कि क्यूब मूव कर रहा है, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज नॉट हैपनिंग। टू कंफर्म दिस हम एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। और अब अगर इस बैकग्राउंड के सामने इन चीज़ों को देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वियर्ड सी चीज़ थी, एक ट्रेन जैसी ऑब्जेक्ट बनाई थी मैंने, और ये ट्रेन जो है ये इस क्यूब के सामने मूव कर रहा है ना। बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा दूर है पर फिर भी हल्का सा मूवमेंट से पता चल जाता है कि कौन मूव कर रहा है, राइट। प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे? प्रॉब्लम ये हुई कि ये क्यूब स्टेशनरी था, बैकग्राउंड स्टेशनरी है, ये वियर्ड सी ट्रेन मूव कर रही है जो पहाड़ी जैसी स्ट्रक्चर की बनी हुई है। पर हम जब इसको देख रहे थे, जब हम इस पूरे फिनोमिना को देख रहे थे इनिशियली, तो हम ट्रेन के साथ साथ मूव कर रहे थे। हम, हमारा कैमरा, ठीक है, एक बार और दिखाऊं। इस सिचुएशन में मैंने कैमरा को इस ट्रेन के साथ मूव करवाया है। सो व्हेन आई गो फॉरवर्ड विद द ट्रेन, मुझे ये ब्लॉक पीछे आता हुआ दिखता है, जबकि ब्लॉक एक्चुअली मोशन में नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम इस ट्रेन में बैठे होते तो भी हमें ये ब्लॉक पीछे जाता हुआ दिख रहा होता। इवन वो जो बैकग्राउंड में पहाड़ियाँ थी वो भी पीछे जाती हुई दिखती फ्रॉम दिस मूविंग ट्रेन। ठीक है, इस चेंज इन पर्सपेक्टिव को, कि भाई अगर कोई बंदा ज़मीन पे खड़ा है तो वो ऑब्वियसली बोलेगा कि पहाड़ियाँ पीछे वाली स्टेशनरी हैं और ये ब्लू कलर का क्यूब स्टेशनरी है। पर समवन विद अस जो हमारे कैमरा के साथ घूम रहा है, या फिर आप इस ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ है, समवन ऑन दिस ट्रेन विल सी अदर थिंग्स मूविंग, पर उसको अपनी खुद की ट्रेन स्टेशनरी रखेगी। जैसे अभी आपको ये ट्रेन स्टेशनरी दिख रही है ना। ये जो चेंज इन पर्सपेक्टिव होता है ना, इस चेंज इन पर्सपेक्टिव का रीज़न हम लोग समझाते हैं एक छोटे से लॉजिक से जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मोशन की सारी स्टडी से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यही वो कैमरा है, यही वो पर्सपेक्टिव है जिससे आप बाकी चीज़ों को देख रहे हो। सिंपल सा एग्जांपल, पुराने लोगों ने सोचा कि सन मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड। क्यों? क्योंकि हम अर्थ से देख रहे थे तो हमें दिख रहा था सन रोज़ रोज़ आता है, रोज़ जाता है, चक्कर काटता है सुबह से शाम तक हमारे, इनफैक्ट रात को भी चक्कर काट रहा होगा। तो सन मस्ट बी मूविंग। क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि हम अर्थ को स्टेशनरी मान के चल रहे हैं, जबकि एक्चुअल में बाहर जाके देखने पे पता चलेगा कि अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड, और सन था जो स्टेशनरी था वो भी सिर्फ इतने से सोलर सिस्टम को देखने पर लग रहा है कि सन स्टेशनरी है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि सन सेंटर में और बाकी सब घूम रहा है। आप इससे भी बाहर चले जाओ गैलेक्सी के सेंटर तक तो आपको दिखेगा कि सन भी चक्कर काट रहा है बेचारा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वेन एवर यू व्यू मोशन यू व्यू इट फ्रॉम अ फ्रेम। इस फ्रेम के दो प्रॉपर्टीज होती हैं। इस फ्रेम के पास बेसिकली दो ताकतें होनी चाहिए। ठीक है, पहली इसकी ताकत होनी चाहिए कि ये डिस्टेंसेज मेजर कर पाए। तो इस डिस्टेंसेज के मेजरमेंट को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको 3 डायमेंशंस का मेजरमेंट आता हो, मेजरमेंट कर सके ये तीनों डायमेंशंस का, तो आप इसको बोलोगे कि यहाँ पे 3 डायमेंशनल मेजरमेंट भी लिख सकते थे इफ़ यू वांट परफेक्ट इंग्लिश हेयर, तो ऐसे कर दो। ठीक है, तो एक तो मेजरमेंट इसको पता है तीनों डायमेंशंस में, तब ये एक अच्छा फ्रेम कहलाएगा। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है हर बार आप तीनों डायमेंशंस को यूज़ करो, कभी कभी आप जैसे अभी हम कर रहे थे सिर्फ एक डायमेंशन की बात भी कर लेते हो। ऑलराइट, दूसरी क्या ताकत होनी चाहिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास? टाइम मेजरमेंट की। ऑब्वियस बात है, और टाइम मेजरमेंट को पता है हम ह्यूमंस में एक बहुत सिंपल से ब्यूटीफुल से वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेमोरी। आप ऐसे सोचो कि अगर आपके पास कोई मेमोरी नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती मेमोरी होल्ड करने की, थोड़ा सोचने में मुश्किल लगेगा है ना, पर फिर भी जोर लगाना दिमाग पे। अगर आपके पास मेमोरी होल्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती तो क्या आपको मोशन समझ में आता? क्या आपको चीज़ें मूव करती हुई नजर आती? सोचना है इस बात पे। ठीक है, टाइम मेजरमेंट वो एक ताकत है जो आपको बता सकती है कि एक ऑब्जेक्ट कभी यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुँचा, उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुँचा। तो एनी मोशन हैज़ टू बी डिस्क्राइब्ड एट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। आप बोलोगे T1 पे यहाँ, T2 पे यहाँ, T3 पे यहाँ, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या देखने वाले को पता होना चाहिए कि कब क्या टाइम हो रहा था और उसको मेजर करना आना चाहिए, तभी तो वो किसी भी मोशन को एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है,
चलो, ये दोनों ताकतें अगर आपके पास हैं तो आप भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन सकते हैं। इनफैक्ट ऑल द टाइम आप ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बने होते हैं। तो अगर आप इस ट्रेन में बैठे होते तो आप कहते हैं कि बाकी दुनिया पीछे जा रही है ना। हाउएवर, आपको पता है कि अगर ज़मीन पे पेड़ लगा हुआ है तो वो पेड़ मूव करने की कैपेबिलिटी रखता नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। पर आप अगर उस पेड़ की जगह एक एम्प्टी स्पेस इमेजिन करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी इस डायग्राम में दिखाया था, तो ये एम्प्टी स्पेस में जहाँ पीछे पहाड़ियाँ भी नज़र नहीं आ रही, वहाँ पे आप मोशन एक्चुअली नहीं समझा सकते कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपना खुद का मोशन डिफाइन नहीं कर पाते हो कि हम किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। जस्ट फॉर अनदर एग्जाम्पल, अभी राइट नाउ आपकी स्पीड उतनी होगी जितनी अर्थ की स्पीड होगी अराउंड द सन। क्या आप अपनी स्पीड मेजर कर सकते हो? क्या आप अभी मुझे बता सकते हो आप कितनी स्पीड से घूम रहे हो सन के अराउंड? मेजर कर सकते हैं, पेपर पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर फील नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ को आप मेजर या कैलकुलेट तो कर लोगे, पर फील बिल्कुल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चले जा रही है अर्थ, और बरसों से चली जा रही है। ठीक है, टेक्निकली अर्थ का रोटेशन भी हम फील नहीं कर पाते, जबकि रोटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम फील कर लेते हैं यूजुअली। ओके, पर क्योंकि अर्थ का साइज इतना बड़ा है, रेडियस इतना ज़्यादा है और रोटेशन की स्पीड इतनी कम है, तो हम उसको भी फील नहीं कर पाते हैं। खैर, पॉइंट ये था कि अर्थ की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट मच मोर देन यू माइट हैव इमेजिन्ड। जस्ट फॉर अ गेस, आप एक गेस वर्क मार के देखो कितनी स्पीड आती है, और फिर इसको कैलकुलेट करके देखो। तो आपको करना क्या है, आपको सन के अराउंड आपका सर्कमफेरेंस नापना है। रेडियस आपको पता ही है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमने सेकंड लेक्चर में निकाला भी था। ये होता है 1.5 करोड़ किलोमीटर। इजी टू रिमेंबर है ये वाला टर्म। इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगती है, पर आप कर लेना मीटर्स में कन्वर्ट करके। इनफैक्ट मीटर्स में कन्वर्ट मत करो, किलोमीटर्स में रहने दो। और टाइम कितना लगता है अर्थ को सन के अराउंड घूमने में? 365 डेज। तो अर्थ मस्ट कवर 2 पाई आर डिस्टेंस इन 365 डेज। ठीक है, ऊपर के डिस्टेंस को किलोमीटर में रहने दो, नीचे के डेज को कन्वर्ट कर दो। इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो घंटे में आ जाएगा, फिर 60, फिर 60, तो आपका आंसर सेकेंड्स में आ जाएगा। ऊपर किलोमीटर्स बना रहेगा, और किलोमीटर्स पर सेकंड में भी इसका आंसर इतना बड़ा आता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर सेकंड, कि अब ये इमेजिन करना और मुश्किल हो जाता है। आर वी रियली मूविंग 30 किलोमीटर्स इन एवरी सेकेंड? बिल्कुल फील नहीं होता। इनफैक्ट ये तो फील नहीं होता, गैलेक्सी में कितनी स्पीड से घूम रहे हैं ये तो हमको वैसे ही नहीं पता। तो उसको फील करना और उसको मेजर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, और उसकी वैल्यू तो और भी ज़्यादा होगी। खैर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट वेन एवर यू डिस्क्राइब मोशन, है ना। गैलीलियो साहब ने सबसे पहले इस चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और उन्होंने जो इससे इससे स्टडी होने वाला सारा मोशन था उसको उन्होंने गैलीलियन रिलेटिविटी, या आज हम उनको गैलीलियन, उस टॉपिक को गैलीलियन रिलेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूविंग है और वो दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको क्या दिखेगा। ये जो रिलेटिव मोशन के टॉपिक हैं थोड़ा सा लेट आएंगे, उससे पहले हम बिल्कुल वापस बेसिक्स पे आ जाते हैं। अब बेसिक्स का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नाइन्थ से सबको पता होगा ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फ़र्क सिर्फ ये है नाइन्थ और 11th में कि आपको डिस्टेंस डिस्टेंस की वैल्यू तो देखो हम हमेशा से वैसे ही लिखते हैं। डिस्टेंस इज़ व्हाट? डिस्टेंस इज़ पाथ लेंथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव किया है तो उसका पूरा पाथ का लेंथ निकाल लो। ठीक है, सिंपली पाथ लेंथ बोल सकते हो। पर डिस्प्लेसमेंट इज़ नेवर पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट इज़ या तो आप इसको ऐसे बोलो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या आप इसको ऐसे बोल दो कि लीनियर डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। चलो, तो इस तरीके से हम बड़े आराम से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस तो बता ही सकते हैं। पर क्या इतना काफ़ी है? क्या इतनी इन्फॉर्मेशन से हमारा काम चल जाता है? तो यहाँ पे अब थोड़ी सी दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि अगर मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड पाथ दे दूँ तुमको, लेट्स से कि मैंने तुमको एक ऐसा पाथ बना के दे दिया, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया है। अब गया है, मैं गारंटी दे रहा हूँ गया है। तुम लोगों को बताना है इस वाली लाइन की वैल्यू, तो ये लाइन की वैल्यू निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक ही चीज़ आती है, जब भी कोई स्लांटिंग लाइन हम निकालना चाहते हैं तो हमें एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। हमें चाहिए होता है ये बेस का वैल्यू, कि हमको पहले बताओ कि ये हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया। ठीक है, मेरा बेस हल्का सा टेढ़ा बना है, मैं इसको वापस कर देता हूँ सीधा, और फिर हमें चाहिए ये परपेंडिकुलर की वैल्यू। और अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया डिस्प्लेसमेंट निकालने का, गिवन कि आपको इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक वेक्टर का साइन लगाते हैं इसके ऊपर। अभी मैं बताता हूँ वेक्टर क्या होता है। एस वेक्टर क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो एस वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड होता है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ अपने एक्सप्लेनेशन से, तो ये मैं ऊपर की दोनों चीज़ हटा देता हूँ, खाली एस लिख दो इसको, ठीक है। ये हाइपोटेनियस निकल गया, ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया। कोई आपसे पूछे डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो जितना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता उतना कॉम्प्लिकेटेड डिस्टेंस निकालने का तरीका। इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़े, या तो आप एक छोटी सी स्केल लो और उस छोटी सी स्केल से इस पूरे रास्ते के टुकड़े करते जाओ। तो ये इस तरीके से आप ये, जैसे मैंने ये टुकड़े किए, इन टुकड़ों को मेजर करते चलो और काउंट कर लो टोटल कितने टुकड़े हो गए। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते आपको टुकड़े काउंट करने पड़ेंगे। और फिर आप बोलोगे कि मैंने ऐसे 97 स्केल्स को प्लेस किया तब जाके मेरा पूरा पाथ कवर हुआ, तो इसका डिस्टेंस होगा 97 मीटर्स, या जितनी भी आपने स्केल की लेंथ ली थी, है ना, उस हिसाब से। इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा तरीका होता है एक धागा लो और धागे से मेजर करो, पूरे के पूरे रास्ते को ट्रेस करो और फिर धागे को स्ट्रेट करके मेजर कर लो। तो डिस्टेंस निकालना यूजुअली, इनफैक्ट आगे के क्वेश्चंस में भी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, किया जा सकता है डिस्टेंस निकालने को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ईजी पड़ जाता है। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के तरीके देखेंगे। तो जैसा मैंने तुमको बताया कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने में कुछ नहीं चाहिए। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने में आपको खाली एक मैग्नीट्यूड चाहिए और एक यूनिट चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे अगर यहाँ पे 10 और यहाँ पे लग दोगे किलोमीटर, तो आपको पता है कि 10 किलोमीटर कितना दूर होता है और 10 मीटर कितना दूर होता है और 10 सेंटीमीटर कितना दूर होता है और 100 सेंटीमीटर कितना दूर होता है। ये सारे डिफरेंसेस आपको पता है क्योंकि आपको सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर की अंडरस्टैंडिंग है। कूल। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट को समझाना चाहोगे ना किसी को, तो आपको खाली मैग्नीट्यूड और यूनिट से काम नहीं चलेगा, इसके साथ आपको एक डायरेक्शन भी रखना पड़ता है। ये एक खास बात है डिस्प्लेसमेंट की, कि ये डायरेक्शन के साथ फिर लास्ट में आप यूनिट लिखोगे, तब जाके आप एक डिस्प्लेसमेंट को पूरी तरीके से समझा पाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे इमेजिन करो कि सड़क पे किसी से लोकेशन पूछ रहे हो। तो आप मान लो एक चौराहे पे खड़े हो और इस चौराहे पे चार रोड्स क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। और आपको एक लोकेशन पे जाना है विच इज़ से हेयर। तो मैं कहता हूँ कि ये आपकी वो लोकेशन है जहाँ आपको जाना है, ओके। आप खड़े थे यहाँ पे, आपने यहाँ पे एक पर्सन से पूछा कि ये फलाना शॉप किधर है। इस पर्सन ने बोला बस येरी। आपने येरी क्या होता है, कहेगा बस येरी 4 दुकान छोड़ के, ठीक है, या 5 दुकान छोड़ के, जितने भी बीच में दुकानें आपकी आ जाएंगी। लेट्स से ये एक शॉप, ये दूसरी शॉप और ये तीसरी शॉप, तो चौथी दुकान आपकी आ गई, ठीक है। तो उसने कहा बस येरी चौथी दुकान। आप कहोगे चौथी दुकान क्या होता है, तो बता तो सही किधर है। इधर भी हो सकती है चौथी दुकान, यहाँ पे भी एक चौथी दुकान खड़ी है, यहाँ भी एक चौथी, यहाँ पे भी एक चौथी, 8 चौथी दुकानें खड़ी हैं एक चौराहे पे। तो खाली चौथी दुकान बोलने से काम नहीं चलता है, खाली 400 मीटर्स बोलने से काम नहीं चलता है। अगर आपको किसी चीज़ की लोकेशन एग्जैक्टली जाननी है, तो आप उस बंदे को बोलोगे हाथ हिला के बता दे, मूव योर हैंड और बता इधर 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 किधर है। तब वो बोलेगा अरे यार इधर ईस्ट की तरफ जाओ, वेस्ट की तरफ जाओ, तो भी आप बता सकते हो, या आप उसने हाथ हिला के बता दिया तो भी आप बता सकते हो। तो जब ये डायरेक्शन साथ मिलता है तब आपको एक ऑब्जेक्ट का फाइनल लोकेशन मिलता है। अपनी इनिशियल लोकेशन आपको पता होती है, फिर आप डिस्प्लेस करते हो अपनी पोजीशन से उस पोजीशन तक, तो ये आपका जो यहाँ से कवर किया आपने उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन के बिना आप नहीं समझाते। सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपने देखा कि इस दुकान की पोजीशन को भी एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी। पोजीशन भी एक ऐसी ही चीज़ है जो तीनों चीज़ें मांगती हैं, आपका एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन और एक यूनिट, ठीक है। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो वो डिफ़र कर जाता है। तो पोजीशन हम लोग हमेशा ओरिजिन से डिफाइन करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है 1 लोकेशन टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, कहीं से भी डिफाइन की जा रही होगी, ठीक है। समझाता हूँ इसका भी और लॉजिक। तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट जैसी टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। ये वो टर्म्स होती हैं जो डायरेक्शन के साथ ही समझाने में मज़ा आता है। जैसे अगर आपको किसी ने धक्का दिया, तो 3 तरीके के धक्के दे सकता है। एक धक्का होगा कि आप सीधा सीधा चल रहे थे, उसने लेफ्ट से आपको थोड़ा सा पुश कर दिया यहाँ से और आप थोड़े से इधर करके, नॉन ऑफेंसिव, इतना ज़्यादा लोड मत लेना दिमाग पे ऐसे धक्के के लिए, है ना, गलती से दे दिया होगा। दूसरा आता है जो बिल्कुल सामने से आपको धक्का देता है, लड़ाई की बात हो रही है यहाँ तो फिर। तीसरा आता है जो आपको बिल्कुल पीछे से धक्का देता है और आगे गिरा देता है, ये तो बिल्कुल ही मस्ती थी। तो आप सोचो धक्के का डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या था, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छा नहीं है पर पॉइंट ये है कि जैसे एक चीज़ है फोर्स।
अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाया गया, मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि इफ़ यू आर आस्किंग मी फॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट, तुमने मेरे से पूछा कहाँ जाएगा, ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है। तो अगर आप मुझसे इस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की बात पूछ रहे हो, और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन के बिना नहीं समझा सकते आप, तो आपको फोर्स का डायरेक्शन भी जानना ज़रूरी है। आप पूछोगे कि मुझे पहले ये बताओ कि इसको धक्का इधर से मारा गया कि इधर से मारा गया कि इधर से मारा गया, फिर तो मैं आपको बताऊंगा ना कि कहाँ पे डिस्प्लेस हुआ। तो फोर्स 1 है कि फोर्स 2 है कि फोर्स 3 है, इन तीनों के अलग अलग, इन तीनों का वैल्यू सेम हो सकता है पर डायरेक्शन अलग है, तो ये लिखेंगे भी अलग हम इनको। तो F1 लगेगा तो ऑब्जेक्ट राइट जाएगा, F3 लगेगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, एंड फोर्स को भी आप डायरेक्शन के साथ समझाओगे तभी आपको इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और ऑब्जेक्ट की मोशन को आगे डिफाइन करने की मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वेक्टर जो है वो इन तीन चीज़ों से डिफाइन किया जाएगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और उसका यूनिट। समझ रहे हो? इन वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिफाइन करने के लिए अब हम कुछ सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे सोचो कि जो हम एक्स और वाई एक्सिस बनाते थे, ये एक्स और वाई एक्सिस जब भी एक नक्शे में देखते हो तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आप इसको प्लस एक्स एक्सिस बोलते थे, यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस है, एक एरो लगाने से आप बोलते हो कि ये काफ़ी दूर तक जा रहा है। प्लस वाई, माइनस वाई, सबको पता है। अब एक चीज़ और पता कर लो, जब भी आप एक्स एक्सिस की बात करोगे प्लस एक्स की, इनफैक्ट आप ऐसे सोचो कि एक्स एक्सिस की जब भी आपको बात करनी है तो आपको उसको रिप्रेजेंट करना है आई कैप से। आई कैप एग्जैक्टली क्या है ये मैं तुमको थोड़ा सा लेट समझाऊंगा। ठीक है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। कैप, इसके ऊपर एक टोपी है, कैप, ये टोपी लगानी ज़रूरी है तभी आप पूरी तरीके से उसको सही तरीके से लिख रहे हो। तो अगर एक ऑब्जेक्ट या आप किसी जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम हमेशा ओरिजिन पे मानते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि आप ऑब्जर्वर हो, आप चीज़ों को देख रहे हो, तो आप हमेशा अपने आप को ओरिजिन पे रखोगे और फिर आप बोलोगे कि अच्छा ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है। तो लेट्स से हमारे पास एक स्केल है, लेट्स से हम इस स्केल से इसको मेजर करें। ठीक है, स्केल की यूनिट्स इधर इंचेस और सेंटीमीटर्स का है, ये कैसी स्केल है? 0 1, ओके, इंटरेस्टिंगली दिस सीम्स टू मी लाइक 1 इंच। ठीक है, चलो, तो ये एक 1 इंच का डिफरेंस है और ये 1 इंच जो है, ये 1 इंच नहीं होना चाहिए, ये सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अभी चेक करता हूँ। तो ये 1 इंच ईस्ट की तरफ एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, आपको इसको कैसे लिखना है? आपको इसको लिखना है कि दिस ऑब्जेक्ट इज 1 इंचेस इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई कैप से रिप्रेजेंट करोगे तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 1 इंच ईस्ट को। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो आई थिंक वो सेंटीमीटर्स ही था। देखो अब स्केल थोड़ी सी सेंसिबल लग रही है। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं हम। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दूँ और मैं आपको बोलूँ कि एक पर्सन है जो वॉक करना शुरू करता है, और ये पर्सन वॉक करना शुरू करता है अपनी ओरिजिनल लोकेशन 0 से शुरू करता हुआ। ये गया, यहाँ से ले लो 3 सेंटीमीटर्स या 4 सेंटीमीटर्स या 4 इंच है कि सेंटीमीटर है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर ठीक है ले लेते हैं जो भी है। इंच ले लेते हैं एक बार। नहीं, इंच क्यों लेंगे हम, इंच हमारा नहीं है, सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर्स ये बंदा चला है। और बड़ा करो, एक काम करो, मीटर लो, क्योंकि बंदा 4 सेंटीमीटर चलेगा कैसे। 4 मीटर्स ये चला है ईस्ट की तरफ। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो 4 आई कैप। आगे आप मीटर लगा दो, अगर आप कुछ नहीं लगा रहे हो तो भी SI यूनिट ही कंसिडर की जाती है। तो 4 आई कैप अगर आप बोल रहे हो और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, नॉट डिस्टेंस सॉरी, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, तो आप अज्यूम करोगे कि 4 आई कैप का मतलब है कि 4 मीटर इन आई डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, इस पर्सन को थोड़ा और वॉक कराएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर्सन को मैं 3 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ लेके जाता हूँ। तो ये क्या है, ये भी मेजरिंग करने का कुछ है, मेरे को आता नहीं है अभी। तो आपने यहाँ 0 से इसको सिलेक्ट किया और आप इसको ले गए 3 मीटर्स यहाँ तक। ठीक है, तो इस बंदे ने सेकेंडली यहाँ से यहाँ तक मोशन किया और ये 3 मीटर्स नॉर्थ की तरफ मूव कर गया। ठीक है जी, एक बार और चेक कर लें क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं था। तो 0 से
3 मीटर्स, थोड़ा सा और ऊपर, है ना, इस वाले पॉइंट तक। चलो, अब ये पर्सन 3 मीटर्स नॉर्थ भी गया है और 4 मीटर्स ईस्ट भी गया है। आई एम होपिंग कि मैंने ये कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करी है, मेजरमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। 0 से 4, हाँ ठीक है यार, अच्छा है। तो आप इस हॉरिजॉन्टल वाले, इस फर्स्ट वाले डिस्प्लेसमेंट को आप लिखते हो कि पर्सन हैज़ डिस्प्लेस्ड 4 मीटर्स इन एक्स एक्सिस। फिर इस वाले को आप लिखोगे कि पर्सन हैज़ डिस्प्लेस्ड 3 मीटर्स इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, प्लस जे कैप आएगा। अगर लेफ्ट जा रहा होता, अगर ये वेस्ट की तरफ जा रहा होता तो आप यहाँ पे माइनस आई कैप लगाते, अगर ये नीचे जा रहा होता तो आप यहाँ पे माइनस जे कैप लगाते, ठीक है, फिर वो माइनस में चले जाती वाली। तो अभी हमने क्या क्या किया, अभी हमने मूव किया 4 मीटर आई कैप और 3 मीटर जे कैप, ये दो डिस्प्लेसमेंट हमने किए। अब आपसे अगर कोई और तीसरे तरीके से पूछे कि यार मेरे को शॉर्टकट बताना, मेरे को डिस्प्लेसमेंट बता सीधा कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं सीधा वॉक करता था तो मुझे कितना वॉक करना पड़ता, फर्स्ट। सेकेंडली, मुझे किस एंगल पे चलना होता, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना। आपको अगर किसी पर्सन को सेम जगह पे पहुंचाना है, इन अंकल के जैसे, जो अंकल इधर वॉक करे और फिर इधर वॉक करे, अंकल की बात कर रहे थे ना अपन, तो अगर आपको दूसरे अंकल को इनकी लोकेशन तक पहुंचाना है तो आपको उनको डायरेक्शन बताना ज़रूरी है कि ये ईस्ट से कितने डिग्री एंगल चलोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे, और कितना डिस्टेंस चलोगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। अगर आपने डिस्टेंस गलत बताया तो वो शायद यहीं जाके खड़ा हो जाए या यहाँ जाके खड़ा हो जाए। अगर आपने एंगल ही गलत बता दिया तो इधर चल पड़ेगा, सही डिस्टेंस चलने पर भी कभी नहीं पहुँचेगा उस लोकेशन पे। तो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कैसे करें, बहुत सिंपल है, आप इस लेंथ को मेजर कर लो। अब इस लेंथ को मेजर करते हैं अपन, देखते हैं कितनी आती है। तो इंटरेस्टिंगली 3-4 का जो एक ट्राइंगल होता है ना, उस ट्राइंगल की एक खास बात होती है कि जब आप इसको मेजर करते हो तो ये एग्जैक्टली 5 आता है। सबको दिख रहा है यहाँ पे 5 लिखा हुआ, ठीक है, एग्जैक्टली। अरे क्या किया मैंने, चलो ये देखो एग्जैक्ट 5 मार्कर पे जाके हमारा पॉइंट आ रहा है ना, ये 5 वाला। तो आपको ये, और एंगल भी था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एंगल भी देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। एंगल की वैल्यू भी आपको अंकल को बतानी पड़ेगी, तो आप वो भी ध्यान रखो। सो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम दिस लोकेशन, कंगे ओरिजिन ये रहा, टू द फाइनल लोकेशन, आपका जो एग्जैक्ट एंगल बनता है, थोड़ी सी पता नहीं यहाँ पे मैंने गलती करी है, आपका जो एग्जैक्ट एंगल बनता है वो 37 डिग्री बनता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फिजिक्स या प्लेन ज्योमेट्री एक्सप्लेन्स कि 4 मीटर आई कैप में चलना और 3 मीटर जे कैप में चलना इज इक्विवेलेंट टू 5 मीटर चलना। पर 5 मीटर को अब आप ईस्ट और वेस्ट में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 5 मीटर ईस्ट और वेस्ट नहीं जा रहा है, ये बीच में जा रहा है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 5 मीटर्स 37 डिग्रीज। अब ये 37 डिग्रीज सिर्फ 37 लिखा होगा तो आप अज्यूम करके चलोगे कि ये काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम प्लस एक्स एक्सिस। बिल्कुल जैसे आज तक हम एंगल मेजर करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको इस 37 डिग्री को अज्यूम करना है, ठीक है। हाउएवर क्वेश्चन पुटअप करने वाले इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिख देते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। वो इसको लिख सकते हैं 37 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा ऐसे। वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 53 डिग्रीज, क्योंकि 37 इज 90 माइनस 53, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और ये दोनों चीज़ें सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, इसी को रिप्रेजेंट कर रही है इनफैक्ट। पर ये भी एक लिखने का तरीका है और इसको भी समझ लो। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है कि आपका जो एक्सिस था, जो ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा था, आप उससे नॉर्थ की तरफ मुड़ना शुरू कर दो। कितना मूव करना शुरू करोगे, 37 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ जाओगे, ईस्ट से नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो आप ईस्ट पे खड़े हो और फिर उससे नॉर्थ की तरफ जाओगे 37 डिग्रीज। तो दिस इज 37 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑन द अदर हैंड अगर आप नॉर्थ पे खड़े हो जाते और वहाँ से आप मूव करना शुरू करते तो आप कहते कि यहाँ से 53 डिग्रीज मूव करोगे टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ 53 डिग्रीज भी आपको सेम लाइन पे पहुँचाएगा। सिंपली रिटन 37 डिग्री, तो इसको समझना ज़्यादा आसान है और इस तरीके से आपको कोई भी वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है। अब ये दो तरीके से आप सेम ही चीज़ को लिख रहे हो। आप कह रहे हो कि अगर आप यहाँ खड़े थे तो यहाँ तक पहुँचने का एक तरीका तो ये है कि 37 डिग्री पे 5 मीटर चल लो। यहाँ तक पहुँचने का एक तरीका ये भी है कि आप 4 मीटर पहले चलो एक्स एक्सिस पे और फिर 3 मीटर पर आप चलो वाई एक्सिस पे। तो दीज टू आर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग अ वेक्टर। इस फॉर्म को हम बोलते हैं कॉम्पोनेंट फॉर्म। कॉम्पोनेंट क्यों, क्योंकि एक्स और वाई और जेड कॉम्पोनेंट्स हैं एक वेक्टर के, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंट फॉर्म।
ठीक है। और इस वाली चीज़ को हम बोलते हैं ग्राफिकल फॉर्म, क्योंकि ग्राफ है अगर आपके पास तो आप बड़े आराम से इस लेंथ को और इस एंगल को मेजर करके पहुंच जाओगे। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे डिपेंड करके चलना पड़ेगा, तो आप कंपोनेंट फॉर्म से ज़्यादा इजीली पहुंच जाओगे, है ना। अभी अंकल अगर सेंटर ऑफ द पार्क खड़े हैं और आप उनको सेंटर ऑफ द पार्क में बोल देते हो कि अंकल मूव 5 मीटर्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट एट 37 डिग्रीज, तो आप पहुंच जाओगे। तो अंकल कहेंगे 37 डिग्री कहाँ से मेजर करूँ, ईस्ट कहाँ से मेजर करूँ, कितना परेशान हो जाएंगे, है ना। आप उनको थोड़ा और सिंपली बोलोगे अंकल ये रास्ते पे 4 मीटर चलना, फिर लेफ्ट मुड़ना, 3 मीटर चले जाना, पहुंच जाओगे। तो अंकल खुशी खुशी जा सकते हैं, समझ रहे हो। दिस इज वेयर दीज टू कंपोनेंट्स कम फ्रॉम, एंड इन दोनों का रोल है आगे चल के, इन दोनों को आपको यूज़ करना पड़ सकता है, कभी भी कुछ भी दिया हो सकता है। इसके धीरे धीरे डिटेल्स मैं आपको बताता जाऊंगा लेक्चर बाय लेक्चर यूज़ कर करके, ठीक है। तो वेक्टर्स अपन को एज अ टॉपिक पूरा का पूरा अलग से नहीं पढ़ना है, जहाँ जहाँ यूज़ आता जाएगा वहाँ वहाँ हम इसको करते जाएंगे। आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने में यही काम आएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि और ये जो 37 डिग्री था ना, इनफैक्ट ये जो ट्राइंगल था, जो 3 4 5 का ट्राइंगल होता है, तो यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा ट्राइंगल बनाता हूँ। सो 4 डाउन में और 3 वर्टिकल में, और उससे ये जो लेंथ आएगी ये 5 मीटर्स की लेंथ आएगी एट 37 डिग्रीज। यहाँ वाले जो एंगल बनेगा वो बनेगा 53 डिग्रीज। आपको इनफैक्ट ये पता होना चाहिए, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होती है, तो कभी भी ये कन्फ्यूजन मत करना कि 53 लिखूँ कहाँ 37 लिखूँ का, तो ही तो एंगल है यार, 53 और 37 याद रख लो, बड़े के सामने बड़ा एंगल, ठीक है। इसी को आपको वर्टिकल बनाना है या कहीं आपको उल्टा मिल जाए तो ये कुछ ऐसा भी हो जाता है, जिसमें आपका बेस 3 होता है, हाइट 4 होती है, हाइपोटेनियस अभी भी 5 होगी, क्योंकि इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा मैंने घुमा के ऐसे रख दिया। ऑब्वियसली ये वाला एंगल अब 53 बन जाएगा और छोटा वाला एंगल 37 बन जाएगा। थोड़ा सा और इसके अंदर जाना है अगर, तो आप यहाँ पे साइन 37 कॉस 37 साइन 53 और कॉस 53 की वैल्यूज़ भी जान सकते हो, जो कि ईजी है। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि आप साइन 53 कॉस 53 साइन 37 कॉस 37 की वैल्यूज़ को कभी याद रखो ही मत, क्योंकि याद रखने के लिए ना प्रेशर चाहिए होता है, याद रखने में गलतियाँ हो जाती हैं, याद रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जबकि ये डायग्राम जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली याद रखना ज़्यादा ईजी है। एक पिक्चर को ऐसे ऐसे समझना कि जब भी कोई ऐसा ट्राइंगल आ जाए, आपसे किसी ने रैंडमली पूछ लिया कॉस 37 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे कि यार ये एक ट्राइंगल होता है, ठीक है। मैं अब स्केल से नहीं बना रहा क्योंकि मेरे को खाली दिमाग में इसकी पिक्चर चाहिए। तो एक ट्राइंगल होता है जिसमें छोटी साइड के सामने 37 डिग्री होता है और बड़ी साइड के सामने 4 लेंथ आ जाएगी, और उसके सामने 53 डिग्री एंगल हो जाएगा, तीसरा तो 90 है ही। और अब आपसे कॉस पूछा गया तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कॉस ऑफ लेट्स से 37 पूछा जा रहा है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आप सिर्फ इस ट्राइंगल को याद करके बोल सकते हो कि बेस की वैल्यू 4 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है, तो ये 0.8 की वैल्यू ले रहा होगा, ठीक है। समथिंग लाइक दिस यू शुड बी डूइंग एवरी टाइम दिस इज आस्क्ड। ट्राइंगल बनाना आसान है, 3 4 5, 3 के सामने 37, 4 के सामने 53। बहुत बोल लिया, अब आगे चलता हूँ, ओके। वेक्टर्स को बार बार 37 और 53 डिग्री के क्वेश्चंस में ही पुट किया जाएगा, बार बार आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक पर्सन है जो वॉक करता है 45 मीटर्स 53 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो ये आपके पास कौन सा फॉर्म में लिखा है एक वेक्टर, ये वेक्टर आपको ग्राफिकल फॉर्म में लिखा है। हर बार ग्राफिकल फॉर्म काम आता नहीं है, ठीक है। ग्राफिकल फॉर्म थोड़ा सा कम जगह काम आता है, जहाँ पे सिर्फ एंगल की स्पेशली नीड होती है। यूजुअली आपको ग्राफिकल फॉर्म को कन्वर्ट करना ही पड़ता है कंपोनेंट फॉर्म में, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस को अलग अलग सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। तो जब भी कोई ऐसा 2 डायमेंशंस के अंदर आपको मोशन मिलता है ना, आप हमेशा उसको एक्स और वाई में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करते हो। तो इसको एक्स और वाई में कन्वर्ट करें, टेक 1 मिनट, यूज़ योर ब्रेन्स, अभी तक जो बताया उसको देखते हुए, और जल्दी से इसको कन्वर्ट करके बताओ एक्स और वाई में इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। चलो, अज्यूमिंग कि 1 मिनट लगाया आपने और सॉल्व किया, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमको 45 मीटर की एक लेंथ समझनी है, ठीक है भाई। ये कोई एक लेंथ है 45 मीटर की, पर चक्कर ये है कि इस लेंथ का हमको एंगल भी तो जानना है। ये लेंथ इधर है कि इधर है कि नीचे की तरफ लेके जाऊँ इसको, ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो आप शुरू कहाँ से करोगे? आप शुरू करोगे वेस्ट से। आप यहाँ से 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू करोगे। 53 डिग्रीज को आप हमेशा थोड़ा सा 45 से बड़ा ही बनाओगे, ठीक है। 60 के आसपास भी एज्यूम कर सकते हो। तो आप ऐसे करके एक लाइन खींच दो। उस लाइन को बिल्कुल परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, पर एटलीस्ट 45 से बड़ी होनी चाहिए, ताकि आपको देख के पता रहे
कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा। आप ओरिजिन से यूं ऊपर जाओ और फिर यूं लेफ्ट मुड़ जाओ तो आप पहुंच जाओगे। अब क्या करें, अब आप वापस 3 4 5 ट्राइंगल पे आ जाओ। तो ये जो 45 मीटर है ये हाइपोटेनियस है ना। तो 45 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 9 × 5। जो ट्राइंगल की लंबी वाली साइड है जो ऑब्वियसली आपको दिख रही है इस बार परपेंडिकुलर होगी, वो क्या होगी, वो हो जाएगी 9 × 4। और जो छोटी वाली साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 9 × 3। क्यों, क्योंकि इवेंचुअली जहाँ भी ये 53 डिग्री आया वहाँ पे ट्राइंगल तो 3 4 5 ही बनेगा। और अगर ट्राइंगल 3 4 5 बनेगा तो ये हाइपोटेनस जो है वो हमेशा 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होगी। सिंपली स्पीकिंग, ऑल ट्राइंगल्स ऑफ 53 डिग्री एंड 37 डिग्री आर गोइंग टू बी इन दीज मल्टीपल्स 4x 3x 5x। x को x एक्सिस मत मानना, अगर तुम x एक्सिस मान रहे हो तो यहाँ पे कुछ और ले लो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले लो, लाइक 4p 3p 5p। अब आपको इनमें से कोई भी एक साइड पता है, अगर जैसे आपको ये वाली साइड पता है 45, तो आप इसको बोलोगे कि ये जो साइड है ये 5p साइड है ना। तो इसमें p की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 9 × 5, तो p की वैल्यू यहाँ पे 9 है। अब आपको बाकी दोनों साइड्स निकालनी है, तो आप बोलोगे ये 36 मीटर है। क्या ये ऊपर जा रही है, हाँ जा रही है, तो इसको प्लस ऑफ जे कैप के साथ लिखेंगे। और ये 9 × 3 27 मीटर है। क्या ये लेफ्ट जा रही है या राइट, तो आप देखो ये लेफ्ट जाएगा तभी वहाँ पहुँचेगा, राइट जाता तो कहीं और चले जाता। तो यहाँ पे आपको एक माइनस का आई कैप लिखना पड़ेगा, जिसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो -27 आई कैप। तो ये जो आपको वेक्टर दिया गया था 45 वाला, तो ये जो आपको वेक्टर दिया हुआ था 45 वाला, इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हो, आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि आइदर यू राइट इट एज 45 मीटर, क्या गिवन था 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, एक तरीका ये लिखने का। इसको लिखने का दूसरा तरीका 45 मीटर्स 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है अगर, तो सोचो इसका ओरिजिन से एंगल कितना होगा, ये वाला 90 + 37, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत है तो थोड़ा परेशानी की बात है, तो इसको हम बोल सकते हैं 127 डिग्रीज। तो खाली इसको 127 डिग्री बोल देने से आप ये समझ जाते हो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड तरीके से मेजर करना है काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। और तीसरा तरीका इसको लिखने का हो गया -27 आई कैप, यूजुअली हम एक्स वाले को पहले लिख देते हैं, पर नहीं लिखोगे तो कोई ज़रूरी गलती नहीं है, +36 जे कैप या 36 जे कैप -27 आई कैप। इस तरीके से हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर सारे डिस्प्लेसमेंट निकालने के बड़े आसान तरीके हैं। तो आपको बेसिकली ये वेक्टर्स का कन्वर्जन करना आता होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होगे। आज तक ज्योमेट्री में हम करते आए हैं, तो इसको आप कुछ नया मत समझो, इसमें आप डरना नहीं, ठीक है। ये बस एक सिंपल सी चीज़ ही कर रहा हूँ मैं, बार बार मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप ज्योमेट्रिकली जो पाइथागोरस थ्योरम से करते हो, पाइथागोरस थ्योरम से और साइन थीटा कॉस थीटा से, वो आपको प्रैक्टिकली करना है, यहाँ पे बार बार करना पड़ सकता है। तो अगर मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि एक पर्सन है जो 60 मीटर्स ईस्ट चला, ठीक है, और फिर 80 मीटर्स साउथ गया, तो आप बताओ कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा। तो आप वापस ये बोलोगे कि यहाँ पे आपने लगा दी 60 वाली लाइन। क्या आप सबको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये 60 और 80 भी 3 और 4 के भाई बन सकते हैं। यूजुअली क्वेश्चंस में ये पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो 60 इज़ 3 × 20, 80 इज़ 4 × 20। तो अब आपको पता है कि ये जो इसका टोटल पाथ लेंथ होगा, जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आएगी, वो आएगी 5 × 20 विच इज़ 100 मीटर्स। और ये एंगल कितना होगा, अब इस एंगल का इमेजिनेशन थोड़ा सा देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज नहीं मेजर कर रहे हैं, हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, विच मेक्स इट नेगेटिव एंगल। अच्छा, नेगेटिव वैल्यू दे देंगे इसको, कितनी दे 53 या 37, तो बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल 53 डिग्री। तो आपका ये ऐसे लिखा जा सकता है 100 मीटर्स -53 डिग्रीज। दिस गिव्स यू द फाइनल आंसर विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 100 मीटर्स 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 53 डिग्री साउथ की तरफ चल लो, ओके, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 100 मीटर्स 360 -53 307 डिग्रीज। तो अगर आप यहाँ से इसको प्रॉपरली मेजर करते तो ये 307 डिग्रीज बनता। तो ये तीनों तरीके लिखने के हैं इस एक चीज़ को, ठीक है जी। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेक्टर्स यूज़ करने से आसानी हो जाती है। और हमको यहाँ पे अगेन इसी चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन में आप देखो, एक पर्सन डिसाइड करता है
दो डिस्प्लेसमेंट करने का, पर इस बार मैं इसके डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। ओके, तो लेट्स से द पर्सन फर्स्ट गोज 10 मीटर्स, या और ज़्यादा कर देते हैं 100 मीटर्स 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछा जाएगा तो मैं बार बार आपको ये चीज़ करवा रहा हूँ। साउथ ऑफ वेस्ट बोला है, आपको खुद को सोचना है कि ये कहाँ एंगल जाएगा, फिर आपको एक ट्रायंगल बना के उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है ना। तो पहले आप इसको आई कैप जे कैप में कन्वर्ट कर लोगे तो खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि अगर ये पर्सन इस पॉइंट के बाद एक सेकेंड डिस्प्लेसमेंट दिखाता है और लेट्स से इस बार वो मूव करता है 200 मीटर्स इन 53 डिग्रीज, या 200 मीटर्स साउथ भेज देते हैं इसको यहाँ से, और फिर थर्ड केस में मैं इसको वापस 100 मीटर्स भेजता हूँ। इस बार मैं इसको 53 डिग्रीज भेजता हूँ और नॉर्थ ऑफ ईस्ट भेजता हूँ। ठीक है, इसका आंसर डेसिमल में आ सकता है, पर मैं मांग नहीं रहा। ठीक है, मैं सिर्फ इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में मांग रहा हूँ, जिसका मतलब है कि आप ग्राफिकल में लिख लो या कॉम्पोनेंट में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इन दोनों में से कोई एक आ जाए तो दूसरा निकालना तो बहुत आसान है ना। समझाता हूँ, मैं दोनों करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट सबसे पहले इमेजिन करना पड़ता है। तो आप कहते हो कि ओरिजिन कहाँ है भाई, एक पॉइंट लो, ओरिजिन का बनाओ। ठीक है, यहाँ से आप 100 मीटर्स 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट जाओगे। कौन सा क्वाड्रेंट है, सबको पता होगा, ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, राइट। साउथ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट पे खड़े हो, पहले तो वेस्ट की तरफ देखो और फिर साउथ की तरफ मूव करना शुरू करो। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम यहाँ आ गए। एक आदत है मुझे जो मैं हमेशा करता हूँ, लाइव क्लास में भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाता हूँ, कि अब मैं 37 डिग्रीज को किधर पॉइंट करूँ, इस वाली लाइन से पॉइंट करूँ कि इस वाली लाइन से पॉइंट करूँ। जब आपने ये चीज़ सही कर ली ना, आपको वेक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 37 डिग्रीज वाली लाइन कौन सी है, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। अज्यूम कर सकते हो कि बीच में यहाँ पे 45 डिग्री था। जब भी आप 37 की बात करोगे, इनफैक्ट ये 45 वाली लाइन एग्जैक्टली यहाँ से जा रही है ये। ठीक है, तो जब भी आप 45 डिग्रीज से, जब भी आप 37 डिग्रीज की बात करोगे तो ऑब्वियसली 45 से कम मूव करना है, तो ये छोटी वाली लाइन आ जाएगी। वंस यू आर डन, आप यहाँ पे 100 मीटर्स लिख सकते हो और इस चीज़ को फाइनल लोकेशन बोल सकते हो फॉर नाउ। तो ये पर्सन यहाँ पे पहुँच गया होगा इस लोकेशन पे। ठीक है, फिर इसने क्या किया, फिर इसने 200 मीटर्स गया ये सिर्फ और सिर्फ साउथ में। क्यों किया इसने ऐसा हमें नहीं पता। यहाँ पे आके ये बैठ गए हैं अब 200 मीटर्स साउथ में चल के, और अब इन्होंने डिसाइड किया 53 मीटर्स चलने का। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम वेक्टर्स को हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला डिस्प्लेसमेंट इधर इस डायरेक्शन में, दूसरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तीसरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से 53 डिग्रीज। 53 डिग्री कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये एक लाइन है ये थोड़ी सी नीचे की तरफ और एक लाइन है ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ। तो आपको अब 53 डिग्रीज कहाँ से मेजर करने को बोला है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये वाली साइड से। 53 डिग्रीज ऑब्वियसली बड़ा वाला होना चाहिए, तो आप छोटी वाली लाइन हटा दो, बड़ी वाली लाइन को आप लिख दो। यहाँ से 53 डिग्रीज चलते हुए कितना मीटर्स, 100 मीटर्स मूव करवाना है। यहाँ कहीं इसकी फाइनल लोकेशन आएगी। ठीक है, ये 3 वेक्टर्स हैं, इन 3 वेक्टर्स को हमने ऐड किया है। यहाँ पहले गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए। इस पूरे प्रोसेस को वेक्टर एडिशन ही बोलते हैं। और वेक्टर एडिशन का रूल यही होता है कि आप सबसे इनिशियल पॉइंट और सबसे फाइनल पॉइंट को जोड़ के बता दो, तो आपको बेसिकली वो फाइनल शॉर्टकट मिल जाता है। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और सिर्फ छोटा रास्ता लेके एक पॉइंट, एक डायरेक्शन डिसाइड करके उस डायरेक्शन में चल के आप पहुंच जाओ। ठीक है, एंगल हमें टेक्निकली ये वाला मेजर करके बताना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा एंगल जब लिखते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिखते हैं, पर ये एंगल मेजर करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इनफैक्ट इसकी लेंथ भी मेजर करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है या पहले थोड़ा सा इस चीज़ को समझे हो, तो टेक अबाउट 3 मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, 3 मिनट में आप सिर्फ कंपोनेंट फॉर्म तक भी पहुंच जाते हो, सिर्फ आई कैप और जे कैप तक भी पहुंच जाते हो तो भी काफ़ी है। चलो अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, अज्यूमिंग कि आपने टाइम लिया है। ठीक है, हर बार मैं होपफुल रहूँगा और मान के चलूँगा कि कुछ लोग हैं आप में से जो 3 मिनट दे के आए हैं। जो नहीं दे के आए हैं वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस को रीथिंक करना शुरू कर सकते हैं एनी टाइम नाउ। चलिए, 100 मीटर्स 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप इसको कन्वर्ट कर दो आई और जे में, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ कितना चला, यहाँ कितना चला, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ कितना चला, फिर आपको पता चल जाएगा ये यहाँ कितना चला, यहाँ कितना चला। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम वाई वाली दोनों लेंस को अलग डील कर लेंगे, एक्स वाली दोनों लेंस को अलग डील कर लेंगे,
तो हमको ये फाइनल एक्स की लेंथ और वाई की हाइट ये वाली पता चल जाएगी, ठीक है। एक बेसिकली रेक्टेंगल बन जाएगा बड़ा सा, वही हम करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 100 मीटर्स 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इस तरफ चलने को कैसे क्लियर करोगे। तो आप सबसे पहले बोलो कि वाह 100 विच इज़ 5 इंटू 20, तो इसका 4 इंटू 20 और 3 इंटू 20 के कॉम्पोनेंट्स होंगे। हमने इनिशियली 37 डिग्री की लाइन सही बनाने की जो मशक्क़त करी थी वो इसीलिए करी थी कि आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि ये बेस वाला लेंथ अब बड़ा हो जाएगा और ये हाइट वाली जो है परपेंडिकुलर जो है ये छोटी आएगी, है ना, क्योंकि छोटे एंगल के सामने छोटी साइड। तो आपने सही तरीके से अब इसको बना दिया। अब आप बोल सकते हो कि ये 80 मीटर्स जो है ये वेस्ट की तरफ है ना, तो -80 आई कैप लिखना पड़ेगा ना इसको। और ये 60 जो है ये भी साउथ की तरफ है, तो इसको भी -60 जे कैप लिखना पड़ेगा। तब जाके आप पहले वेक्टर को ब्रेक डाउन करोगे। तो पहले वेक्टर को ब्रेक डाउन किया हमने, माइनस कितना था, -60 जे कैप, तो पहले 80 लिखो, -80 आई कैप -60 जे कैप, ठीक है। सेकेंड टर्म है 200 मीटर्स साउथ। आप सबको समझ में आ रहा होगा कि इस वेक्टर को ब्रेक करने की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ये सीधा से सीधा -y एक्सिस में गया है। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो -200 जे कैप। यही चीज़ यहाँ पे भी अपन डाल देते हैं। सो दिस गिव्स यू माइनस का, अब मैं जे के नीचे लिखूंगा उसको ताकि उनको अलग से ऐड कर दिया जाए, -200 जे कैप। फाइनली आप बोलोगे 100 मीटर्स 53 डिग्रीज किधर है। तो इस वेक्टर को देखो और बाकी कुछ मत देखना, ठीक है, सिर्फ इस वेक्टर को देखना। इमेजिन करो कि यहाँ ओरिजिन है, दिस इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर। जब भी आप इमेजिन करके इसको लिखोगे कि आपकी ये सिर्फ ये लेंथ और सिर्फ ये लेंथ मुझे पता चल जाए, बाकी मैं देख लूँगा, तो आप इसको एक फ्री वेक्टर अज्यूम करते हो, ठीक है। वेक्टर के ज़्यादा बेसिक्स में हम ऑनलाइन यूट्यूब वाली क्लासेस में नहीं जा रहे, क्योंकि हमने इसको लाइव क्लास में कवर किया है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। 53 डिग्रीज, 53 के सामने बड़ा वाला साइड 100 का अगर आप ब्रेक करोगे तो वही है 5 इंटू 20, 4 इंटू 20, 3 इंटू 20। तो ये हो जाएगा प्लस का 80 जे कैप और ये हो जाएगा प्लस का 60 आई कैप, एंड यू कैन सिंपली राइट दैट हेयर। तो इस वेक्टर को जब आपने ब्रेक किया तो आपने प्लस का 60 आई कैप और प्लस का 80 जे कैप लिखा। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों को ऐड करना कितना आसान है। तो आपको अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि जस्ट गो -20 आई कैप या 20 इन द वेस्ट, एंड देन इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, देखो -60 से इसको काटो तो +20 बचेगा, -220 से +20 काटोगे तो -180 बचेगा। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि 20 मीटर वेस्ट चलना, देन 180 मीटर साउथ चलना, तो आप पहुंच जाओगे उस फाइनल लोकेशन पे। दिस इज सिंपली अ वेक्टर फॉर्म, अ कंपोनेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आपको फाइनली बता देगा कि अंकल ने घर से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाया। सिंपल है, कूल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए और एंगल चाहिए तो अब आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ता है। तो आपको बोलना पड़ता है कि अच्छा अगर एक ट्राइंगल में ऐसा बना रहा हूँ जिसकी ये वाली लेंथ 180 है और ये वाली लेंथ 20 है, ध्यान रखना कि इनके डायरेक्शन सही ले लेना, ये माइनस में है 20 और ये माइनस में है 180, एक वेस्ट को पॉइंट कर रहा है एक साउथ को पॉइंट कर रहा है। तो आपका जो फाइनल होगा डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ कहीं होगा, इस पॉइंट पे, है ना। अब आप इनमें से कोई भी एक चीज़ पहले कर सकते हो, आप पहले साउथ में चल लो फिर वेस्ट में चल लो, या आप पहले वेस्ट में चल लो फिर साउथ में चल लो। शायद मैंने थोड़ा सा एक इसको लंबा कर देता हूँ मैं 20 वाले को, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ओके अप्रॉक्सीमेटली। तो ये पॉइंट है कि इसका ज़रा सा पीछे ले जाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, चलो। तो आप कोई भी एक चीज़ पहले करो दूसरी चीज़ बाद में करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप 180 नीचे और ये यहाँ पे आए हो, तो आपका जो फाइनल वेक्टर है ना, वो फाइनल वेक्टर कहाँ पॉइंट कर रहा है, आपका फाइनल वेक्टर पॉइंट कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, और ये वाइट लाइन से रिप्रेजेंट हुआ आपका फाइनल वेक्टर, ठीक है। और इस फाइनल वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ तो हो जाएगी इसकी 20 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, जो कि निकाला जा सकता है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो इस थीटा के लिए भी आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, तो आप बोलोगे इस ट्रायंगल में टैन थीटा क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस। तो टैन थीटा की वैल्यू आपकी आएगी 20/180 विच इज़ 1/9। तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/9। अब आप कोई कैलकुलेटर लो और इस थीटा की वैल्यू देख लो और फिर आप क्या करो, आप यहाँ से इसको मेजर करके लिख दो। तो आपको टेक्निकली इतनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर इसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने को पूछा जाए, ठीक है। आप इस एंगल को सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो कि थीटा वेस्ट ऑफ साउथ
पर ऐसे कोई पूछता नहीं है, ये यूजुअली ऑप्शंस में नहीं आता है, ऐसा यूजुअली क्वेश्चंस में आता है। तो तुमको ये सब मेहनत करनी पड़ सकती है ना। वेक्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री को हमने वही है लाइव क्लास में कवर किया है। तो आपको भी अगर इंटरेस्ट है लाइव क्लासेस के लिए तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर दो या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं है क्योंकि खाली हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन समझा है। तो आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चंस दे देंगे, जो आप 5-7 क्वेश्चंस ट्राई कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे वेलोसिटी, स्पीड को डिफाइन करने के लिए और एक्सेलरेशन को समझने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गुड नाइट।